फ्रेंड्स, वेलकम टू द 100 आई एकेडमी। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का थर्ड पार्ट देखेंगे। हमने उसके 3 पार्ट किए थे। पहले पार्ट में सारे उसकी प्रॉपर्टी स्टडी की। सेकेंड पार्ट में हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम उसका थर्ड पार्ट देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेरिक लेयर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब पहले हम स्टडी करेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब ये एटमॉस्फेयर क्या है? हम एटमॉस्फेयर वर्ड तो बहुत बार यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, लेकिन क्या है एटमॉस्फेयर? तो अर्थ के आजू बाजू जितनी भी गैसेस है, एयर है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सो द वेरियस गैसेस और एयर सराउंडिंग द अर्थ, various gases or air surrounding the earth is called as atmosphere। ये एटमॉस्फेयर है। अब जैसे ये अर्थ है तो उसके आजू बाजू जितने भी गैसेस है वो एटमॉस्फेयर है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती है। एयर डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एयर डेंसिटी कम हो रही है, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो गया, और उसको हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स। और यहाँ हमको ये कौन से लेयर्स है वो स्टडी करना है। सो वी विल स्टडी वेरियस एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो जैसे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। तो अर्थ की बिल्कुल नजदीक की जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। फिर ट्रोपोस्फियर के ऊपर की जो लेयर है दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। फिर उसके ऊपर है मेसोस्फियर। फिर आइनोस्फियर, एंड देन एक्सोस्फियर। अब ये जो अलग अलग लेयर्स है, तो अर्थ सरफेस से, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर तक जो लेयर है दैट इज ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर तक है अर्थ सरफेस पे। फिर स्ट्रेटोस्फियर ये लेयर है 50 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। फिर मेसोस्फियर इज 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये जो आइनोस्फियर है दिस इज 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और 400 के अबव जो है वो है एक्सोस्फियर। अब ये एटमॉस्फेरिक लेयर्स हम कैसे ध्यान में रखेंगे? इनको ध्यान में, ये लेयर्स आपके ओवरलैप नहीं होनी चाहिए या आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। तो उसको कैसे ध्यान में रखेंगे? एक सिंपल ट्रिक आप ध्यान में रखो, दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्रस्ट मी।
मुझ पे भरोसा रखो, फिर देखो। तो वो ध्यान में रखने के लिए आप एक ट्रिक ध्यान में रखो, ट्रस्ट मी इन एग्जाम, ट्रस्ट मी इन एग्जाम। ये है हमारी फर्स्ट लेयर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर और एक्सोस्फियर। अब मुझे लगता है कि आप अब एटमॉस्फेरिक लेयर कभी नहीं भूलोगे, इफ यू विल ट्रस्ट मी इन एग्जाम। अब ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर में और एक उसके अंदर और एक लेयर है, एंड दैट लेयर इज, यहाँ एक लेयर है एंड दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है। अब ये ओजोन लेयर क्या करता है? तो जैसे ही ऐसे सन रेज व्हेन इट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस सन रेज में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, एंड दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हाईली एनर्जेटिक। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बहुत हार्मफुल है। अगर वो डायरेक्टली, ये हार्मफुल भी है, हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ये लेयर नहीं होती तो ये डायरेक्टली हम तक पहुंचेंगे एंड इट विल बी हार्मफुल टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये ओजोन लेयर क्या करती है? तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जैसे इस पे गिरेंगे, ये जो ओजोन लेयर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके वो रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है। सो व्हाट हैपेंस, दिस ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लेकिन ये ओजोन लेयर इंफ्रारेड रेज जो है उसको ट्रैप कर लेती है। इट ट्रैप्स, IR रेज को ट्रैप कर लेती है, और ये IR रेज, इंफ्रारेड रेज जो है वो अर्थ सरफेस को वार्म रखती है। सो IR रेज आर यूज्ड टू वार्म अर्थ सरफेस। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, अर्थ के आजू बाजू एटमॉस्फेयर ही नहीं होता, तो क्या होता? सो द एवरेज density of earth, it will become, or average temperature of earth is -18 degrees Celsius if no atmosphere। एटमॉस्फेयर अगर नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस होता, और ये ऐसे इतने कम टेम्परेचर में सरवाइव होना पॉसिबल नहीं है। तो एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत है। अब ओजोन लेयर हमने देखा, ये एटमॉस्फेयर हमने एटमॉस्फेरिक लेयर्स देखे और इनका क्या काम है वो भी हमने देखा। सो दीज आर द वेरियस लेयर्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम कैसे तैयार हुआ? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इफ देयर वेवलेंथ इज चेंजिंग, तो ड्यू टू चेंजिंग वेवलेंथ दिस स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। अब ये स्पेक्ट्रम में कौन से वेव्स है? सो फर्स्ट इज रेडियो वेव्स, सेकेंड है माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड रेज, देन विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट,
ultraviolet rays. Next is X rays, फिर gamma rays, and cosmic rays. तो ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम है कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये स्पेक्ट्रम है. तो हम यहाँ से कॉस्मिक तक, रेडियो वेव से कॉस्मिक तक जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है फ्रॉम रेडियो वेव्स टू कॉस्मिक रेज. सो जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी goes on increasing, ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है. फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है. सो इसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिक्रीजेस. तो ये रेडियो वेव की यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज 10 raised to 10 raised to 11. फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है 10 raised to 11 to 10 raised to 12, 10 raised to 12 to 10 raised to 14. और ये विजिबल लाइट का जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज 10 raised to 14 to 10 raised to 14. फिर अल्ट्रावायलेट इट इज 10 raised to 16, 10 raised to 16, 10 raised to 19, 10 raised to 20. और फिर उसके अबव जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी ऑफ कॉस्मिक रेज. तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. रेडियो वेव की रेंज है 10 raised to 10 to 10 raised to 11. माइक्रोवेव की एक्चुअली वो है 10 raised to 9 to 10 raised to 12. और फिर ये फ्रीक्वेंसी रेंज है. ऐसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी वेवलेंथ कम होते जा रही है. तो इसकी जो वेवलेंथ है ये है 10 raised to -30. दिस इज 10 raised to -12. दिस इज 10 raised to -8, 10 raised to -7. तो ये है 10 raised to -7. This is 10 raised to -6 and this is 10 raised to -4. तो यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम ध्यान में कैसे रखेंगे उसके लिए भी आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ ध्यान में रखने के लिए. रेडियो वेव के लिए लिखो रिच, माइक्रो के लिए लिखो मैन, इंफ्रारेड इन, लॉस वेगास, rich man in Las Vegas uses extra gold coin. अब ये ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है. अब गोल्ड कॉइन कौन यूज करेगा? रिच मैन ही यूज कर सकता है ना. तो रिच मैन ही गोल्ड कॉइन यूज करेगा. तो ये ध्यान में रखो, रिच मैन इन लॉस वेगास यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन. तो इसका सीक्वेंस आपको इजीली ध्यान में रहेगा. अब देखो ये है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज और ये है उसकी वेवलेंथ. अब इसमें ये जो रेडियो वेव्स है, दिस रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे रेडियो वेव. रेडियो वेव इज लॉन्गेस्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट वेव. ये लॉन्गेस्ट वेव है. और अब हमको हर एक का अलग अलग स्टडी करना है.
ये लॉन्गेस्ट वेव है और ये रेडियो वेव हम यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, दैट इज रेडियो कम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशन. सो फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग रेडियो वेव्स. माइक्रोवेव ये भी कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है. एट द सेम टाइम माइक्रोवेव इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस. हम माइक्रोवेव ओवन कुकिंग पर्पस के लिए है. तो ये माइक्रोवेव्स दे आर यूज्ड टू कुक द फूड कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये हम माइक्रोवेव में जो भी हमको पकाना है तो वो कैसे पकेगा. सो वो पकेगा ड्यू टू रेजोनेंस. मीन्स व्हेन रेजोनेंस विल ऑकर, जैसे रेजोनेंस होगा उसमें का जो फूड उसमें रखा है वो कुक हो जाएगा. तो व्हाट, तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएगी तब वो फूड कुक होगा. सो वी विल से द फूड इज कुक्ड इन माइक्रोवेव व्हेन रेजोनेंस occurs, and resonance will occur when frequency of microwave matches with the frequency of water molecules in that food. ये माइक्रोवेव है, ये इंफ्रारेड रेज है. इंफ्रारेड रेज का काम है टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म. हमको जो हीट मिल रही है ये इंफ्रारेड रेज के कारण है. इट इज कीपिंग द अर्थ सरफेस वार्म. और हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इट रेडिएट्स इंफ्रारेड रेज. ये भी इंफ्रारेड रेज ही रेडिएट करती है. विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, उसका नाम ही बताता है जो भी हमको दिखता है इट इज ड्यू टू दिस विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट. उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻⁴ हर्ट्ज और वेवलेंथ है 10⁻⁻⁷ मीटर. ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे जैसे हम रेडियो वेव से आगे जाएंगे ये वेव्स हाईली एनर्जेटिक होती जा रही है. सो दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इट इज कमिंग फ्रॉम द सन. तो हमने देखा है कि जो सन रेज है वो ओजोन लेयर है वो इसको रिफ्लेक्ट कर देता है. लेकिन अब ये हार्मफुल है. लेकिन अगर हमको कोई ग्रेन्स है उसमें के जो बैक्टीरियाज है, जर्म्स है, उनको डिस्ट्रॉय करना है तो हम उनको धूप में सुखाते हैं समर सीजन में, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उनको डिस्ट्रॉय करता है. सो इट इज यूज्ड टू किल द जर्म्स इन द ग्रेन्स. ये एक्सरेज, एक्सरेज हम मेडिकल फील्ड में भी यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस. एट द सेम टाइम ये एक्सरेज जो है इट इज यूज्ड टू स्टडी और इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड. सॉलिड का कोई भी स्ट्रक्चर हो वो स्टडी करने के लिए हम एक्सरेज यूज करेंगे. सो दिस आर द एक्सरेज. सो दे आर वेरियस यूजेस आल्सो, प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हमने देखी है. दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है तो यहाँ जो गैमा रेज है, ये गैमा रेज दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो गैमा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. लेकिन हमको 3 टाइप के रेज मालूम है, अल्फा, बीटा एंड गैमा. जो रेडियो एक्टिविटी में है अल्फा, बीटा एंड गैमा. तो यहाँ ये 3 में से सिर्फ गैमा रेज आई. तो गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट बीटा एंड अल्फा आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब हमने एक वर्ड आपने सुना होगा दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सनलाइट में के
IR रेज है, इंफ्रारेड रेज है, वो ट्रैप करता है एंड इट इज कीपिंग अर्थ सरफेस वार्म ड्यूरिंग नाइट. तो रात के टाइम अर्थ को वार्म करने का काम ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है. सो आई होप सो you understood atmospheric layers and electromagnetic spectrum. अब ये तीनों पार्ट देख लो, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.